नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बता दें दोस्तों कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 की, ठीक है, और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 3। हालांकि अब ये लेसन समाप्त होने वाला है। आज के पहले लगभग हर टॉपिक की वीडियो गई हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको सभी वीडियोज। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसी में आपको आगे मिल जाएगा इनऑर्गेनिक, और ये फिजिकल का ही लेसन है। रासायनिक बलगतिकी भी फिजिकल का है। और उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो आपको पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो उसमें हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन पहला चैप्टर है, जिसको आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मैं आगे आने वाले समय में बनाऊंगा वीडियो उस पर भी, और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उसको पढ़ेंगे। दोस्तों बता दें कि इसमें लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम पढ़े थे इसके पहले में, तो वहाँ पे फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी कुछ नियम दिए गए थे, पहला नियम, दूसरा नियम, ठीक है। तो उसके बाद अब उसमें आ जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, बताएंगे। अभी विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ना है और विशिष्ट चालकता भी पढ़ना है। ये चालकता क्या होती है, मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता क्या होती है, इनको भी आज समझेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। जैसा कि दोस्तों बता दें, प्रतिरोध, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जहाँ नेचुरली कुछ अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, वो काम करने लगते हैं। जैसे आप समझिए कि अगर आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो जिधर से धक्का देते हैं ना उसके अपोजिट उस वस्तु के और संपर्क तल के बीच में एक घिसाव बल लगता है, जो वस्तु को धक्के की साइड में घुसकने या सरकने या घिसकने नहीं देती है, ठीक है। ऐसे बल को हम लोग कहते हैं घर्षण बल। यानी आप समझ रहे होंगे कि जब किसी सरफेस पर किसी दूसरी वस्तु को बल लगा के विस्थापित करने की कोशिश की जाती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच में एक घर्षण बल लगता है, जो वस्तु को विस्थापित होने से रोकता है। यानी कि उस बल की दिशा हमेशा विस्थापन के या लगाए गए बल की दिशा के विपरीत होता है। तो आप समझिए कि संपर्क तलों के बीच में हमेशा घर्षण बल लगता है। उसी तरह पानी जिस दिशा में बहता है उसके विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसको कहते हैं श्यान बल। वो पानी को हमेशा बहने से रोकने की कोशिश करता है, वह भी एक तरह का घर्षण बल ही होता है। उसी तरह से जब किसी सुचालक पदार्थ में या जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बहती है या वैद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है तो उसमें भी एक विपरीत बल कार्य करता है, जो उस चालक पदार्थ में वैद्युत धारा को बहने नहीं देता है, ठीक है, या वैद्युत धारा को बहने से रोकता है। उसी गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। सीधी बात समझ में आई होगी कि जब किसी सुचालक पदार्थ में वैद्युत धारा बहती है तो उसमें वैद्युत धारा को बहने से रोकने के लिए एक स्वतः गुण कार्य करता है, उस गुण को ही प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध हमेशा वैद्युत धारा को बहने से रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे वैद्युत धारा का सवाल कहाँ से आ गया इस चैप्टर में, चूंकि आप इस चैप्टर में पढ़े हैं सेल, मतलब कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव पढ़े हैं, अर्ध सेल पढ़े हैं, पूर्ण सेल पढ़े हैं, शुष्क सेल पढ़े हैं, प्राथमिक सेल पढ़े हैं, द्वितीयक सेल पढ़े हैं, गैल्वेनिक सेल पढ़े हैं, डेनियल सेल पढ़े हैं। उन सभी सेलों में दो इलेक्ट्रोड काम करते हैं, एक कैथोड का काम करता है, एक एनोड का काम करता है। तो जो कैथोड का काम करता है उसमें भी वैद्युत धारा बहती है, और जो एनोड का कार्य करेगा उसमें भी वैद्युत धारा बहेगी। यानी दोनों में इलेक्ट्रॉनों का संचार एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक होता है, जिसके कारण वहां वैद्युत धारा बहने लगती है। इसलिए वहां पर जरूरत पड़ गई किसकी, प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की, चालकता और विशिष्ट चालकता की। सबसे पहले आपको बता दें कि वैद्युत धारा जब बहेगी तभी कोई न कोई गुण उसे रोकेगा। और ये वैद्युत धारा कहाँ बहेगी, किसी सुचालक पदार्थ में बह सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोग सेल बना रहे हैं तो सेल का जो इलेक्ट्रोड होगा वह भी वैद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर धारा कहाँ बहेगी, इलेक्ट्रोड में बहेगी। मतलब बैटरी या जो सेल बनाते हैं उसके इलेक्ट्रोड में वैद्युत धारा बहेगी, और वही क्या होगा, सुचालक पदार्थ होगा। अगर वो सुचालक होगा उसमें वैद्युत धारा बहेगी तो उसमें एक ऐसा गुण होगा जो वैद्युत धारा को बहने से रोकेगा। उसी गुण को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे की बात, जो प्रतिरोध है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और ये फिजिक्स में भी आपको मिला होगा। रेजिस्टेंस की वजह से इसको आर से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। और आर का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आर का मात्रक होता है ओम। ये आपको मालूम होगा, कक्षा 9-10 से ही आप पढ़ते आते हैं।
ओम को इस तरह से बनाते भी हैं, ठीक है, या हाँ ठीक है, इसी को ओम कहते हैं और ये आर या प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब आप समझिए जरा सा कि प्रतिरोध अगर है और चालकता अगर है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी वैद्युत धारा बहुत तेज बहेगी तो उसमें प्रतिरोध का मान कम होगा। जैसे अगर हम कह दें कि अगर पाइप में पानी बहुत तेज बह रहा है, इसका मतलब जो पाइप की दीवारों पे जो पानी के द्वारा लगने वाला जो बल है वो बहुत कम है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए, रेजिस्टेंस क्या है, वैद्युत धारा को बहने से रोकने वाला गुण है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगे तो बताइए जरा सा कि वैद्युत धारा बह पाएगी, नहीं प्रवाहित हो पाएगी वैद्युत धारा। कहाँ पर, किसी सुचालक पदार्थ में, ठीक है। यानी कि जो प्रतिरोध है और जो चालकता है ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, अपोजिट गुण होते हैं, ठीक है। मतलब चालकता किसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में जितनी सुचारू तरीके से या जितनी सुचारू तरीके से या जितनी आसानी से या जितनी सरलता से वैद्युत धारा बहती है उसी को हम लोग कहते हैं चालकता। अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन के क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं आपसे, कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसकी चालकता सबसे अधिक होती है, तो सिल्वर, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो जो पदार्थ वैद्युत धारा के सुचालक होते हैं या जिनमें वैद्युत धारा बहती है वो सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह होता है या जो अपने अंदर से होकर वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं या होने देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं या सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, या कहीं कहीं उन्हें चालक पदार्थ भी कहते हैं। चालक पदार्थों में क्या गुण होता है, चालकता होती है, और चालकता अधिक होती है तो प्रतिरोध कम होता है, और अगर चालकता कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए रेजिस्टेंस तो हो गया, अब बताइए चालकता क्या होती है, तो चालकता को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और उसको C से दिखा सकते हैं, और C से जब दिखाते हैं तो C बराबर हो जाता है 1/R, ये आपका फार्मूला भी हो जाता है, ठीक है। चालकता बराबर 1/R, यानी कि आप कह सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और विशिष्ट चालकता क्या होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन में होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात ये करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, तो रो से दिखाते हैं। ये देखिए रो का सिंबल है, हम बना दिए हैं, आप भी अपने तरीके से बना सकते हैं, हालांकि इसी तरह से बनाया जाता है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, नहीं पूछा गया तो न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा इस पे, ठीक है, हम आगे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो नियम बताए थे, कौन बताए थे, फैराडे ने बताया था, ठीक है। क्या बताए थे कि रेजिस्टेंस कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितना काम करता है। जैसे देखिए ये बोले कि अगर चालक तार की लंबाई L है, ठीक है, अगर चालक तार की लंबाई L है तो इस लंबाई पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी कि अगर लंबाई तार की ज़्यादा है और वैद्युत धारा यहाँ से यहाँ तक बह रहा है तो प्रतिरोध भी यहाँ से यहाँ तक काम करेगा। मतलब जो प्रतिरोध है R ये लंबाई पर निर्भर करता है, मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध पूरी लंबाई तक कार्य करेगा। और यहाँ पर हम लोग जो सेल बनाए हैं, चूंकि सेल पढ़े हैं इस चैप्टर में, वहाँ पर लंबाई से क्या तात्पर्य है, जो इलेक्ट्रोड होता है ना, किसी सेल में जो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड की लंबाई को ही इस लंबाई को दिखाया गया है। मतलब इलेक्ट्रोड की लंबाई को हम L समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरी बात क्या बताया गया है कि यह प्रतिरोध अगर एरिया ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा, मतलब अगर तार मोटा हो जाए, अगर पाइप मोटी हो जाए तो पानी आराम से बह सकता है, मतलब जो लगने वाला घर्षण बल है वो कम लगेगा। कब, जब पाइप मोटी हो, यानी
कि जो पाइप है अगर उसकी एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर मोटा कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उसमें पानी आराम से जा सकता है और लगने वाला जो प्रतिरोध या घर्षण बल है वो कम होगा। यानी वही बात यहाँ पर बताई गई है कि अगर एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रतिरोध का मान कम होगा। ठीक है, ये ए क्या है, ए फॉर क्षेत्रफल या एरिया हो गया, जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर में नाप सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड की बात है, सेल में जो इलेक्ट्रोड है उसके क्षेत्रफल की बात है, तो वो मीटर में नहीं लिया जाएगा, वो सेंटीमीटर या एमएम में दिया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एमएम स्क्वायर में। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और जब इन दोनों समीकरणों को मिलाया जाएगा तब यहाँ पर आ जाता है आर प्रोपोर्शनल यल और आर प्रोपोर्शनल 1/a, तो ये जाएगा यल इंटू 1/a, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं और आर बराबर हो जाता है ये कांस्टेंट रो हो जाता है और यल बाई ए हो जाता है। ये आपका फार्मूला आ जाता है, नया फार्मूला। और इसमें एक नया मेहमान आ गए हैं, एक नए मेहमान, इनका नाम क्या है भाई, रो, यानी इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यह प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध का फार्मूला आ गया, संबंध का समीकरण आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध और सामान्य प्रतिरोध में क्या संबंध है तो आप ये बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का समीकरण लिखिए और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए, तो आपको क्या करना है, सीधे यह विशिष्ट प्रतिरोध को 1/a करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसफर कर लेना है और ये आपका हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर, भाई दिख रहा है ना, सब कुछ सही सलामत है ना, आशा करता हूँ सब सही होगा। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए RA अपान यल। ठीक है, चलिए ये आपको मिल गया, यही है विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक। फिर से लिख देता हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर RA अपान यल। अगर मात्रक की बात करें भाई साहब, अगर मात्रक की बात करें तो आप देख रहे हैं रो का मात्रक बराबर हो जाएगा आर का मात्रक होता है ओम। एरिया यहाँ पे सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ली जा सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में ले लीजिए, स्क्वायर अपान ये यल है, यल भी लंबाई सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर कट गया तो हो जाएगा ओम। और ये अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, अगर मीटर है तो मीटर में मान लेते हैं, मीटर में रख लेते हैं सबको, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ओम मीटर, ये आंसर आ गया आपका। किसका मात्रक है, किसका मात्रक है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, अब देखिए अगर बात कर लेते हैं, अगर विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता की बात करें, विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब आप देखेंगे जब अपनी एनसीईआरटी की किताब आप उठाएंगे तो वहाँ पे बार बार चालकता लिखा हुआ है, हाँ चालकता लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए चालकता मिल जाएगा और चालकत्व मिल जाएगा। ठीक है, तो जो चालकता है ना उसको वही विशिष्ट चालकता को ही वहाँ पे चालकता लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये विशिष्ट चालकता क्या है। आप देख रहे हैं रो, मैं कहीं रो नहीं लिख पाया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। अब जरा सा ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, तो यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता। ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इस विशिष्ट चालकता को जी से दिखाया गया आपके एनसीईआरटी बुक में। लेकिन आपको यहाँ पर हम एक नया मेहमान दे रहे हैं, नया सिंबल दे रहे हैं जिसको के फॉर कप्पा कह सकते हैं आप, कप्पा। ठीक है, कप्पा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को के फॉर कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता कहते चलिए भाई साहब, अब आगे देखिए कप्पा बराबर हो गया 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, अब ये विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का अगर मात्रक आपको निकालना है तो आप जान रहे हैं
लिखेंगे विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता, अब आपको मालूम हो गया होगा विशिष्ट चालकता को किससे दिखा रहे हैं, के फर्क कप्पा से स्मॉल के, का मात्रक बराबर हो जाएगा 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यानी कि क्या हो जाएगा भाई, देखिए 1 अपान विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, देखिए यह ना यही उल्टा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका यल अपान, ये 1 अपान करेंगे ना ये, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये जगह यल अपान आर इंटू ए। मतलब इसको अगर रख दें हम लोग वैल्यू, तो ये सेंटीमीटर हो गया और ये क्या हो गया, ओम हो गया, और ये भी सेंटीमीटर में हो गया, या अगर ये मीटर में हो तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा और ये ओम में हो जाएगा। ठीक है, तो ओम का इन्वर्स, ओम भाई इसी तरह लिखाएगा ना, ओम मुझे इसी तरह पता है, अब आप देखिए कैसे पता आपको, शायद इसी तरह लिखेंगे ओम, ये यल से ये यहाँ पे यल भी है ना, मतलब यहाँ पे मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये ओम इनवर्स और ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मात्रक आपका। ठीक है, ये आंसर मान लेते हैं, मतलब आंसर क्या वैसे ही मजाक में। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब दो चीज़ और लफड़ा करती है आपको बार बार, दो चीज़ लफड़ा क्या करती है, देखिए 1 2 तीन चीज़, 4 चीज़ हो गया, मोलर और तुल्यांक की चालकता लफड़ा करती है बार बार। बहुत आसान है यार, इसको जानने के लिए बस आपको 2 चीज़ याद रखना, मोलरता क्या होती है और नॉर्मलता क्या होती है, 2 चीज़। अब देखिए जैसे मान लीजिए मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता क्या है यार, जैसे मान लो पानी में चीनी डाल दो, अब चीनी पानी अगर बन गया, मतलब विलयन बन गया, तो उस विलयन में वैद्युत धारा बहाओ, अगर उस विलयन में वैद्युत धारा बहती है तो पूरा विलयन वैद्युत का सुचालक होगा, और अगर नहीं बहती है तो पूरा विलयन वैद्युत का कुचालक होगा। अब देखो पानी में चीनी डाले हो, चीनी के कारण पानी में लाइट नहीं बह रही है, तो चीनी को कहेंगे वैद्युत अनपघट्य, और अगर पानी में नमक डाल दोगे और फिर नमक के घुलने के बाद, विलयन बनने के बाद अगर वैद्युत धारा बहाओगे तो पूरे विलयन में करंट बहेगा, यानी कि नमक का जो विलयन है उसमें करंट बह रहा है, तो नमक क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघट्य। अब आपको समझना पड़ेगा जरा सा कि वैद्युत अपघट्य कौन कौन होते हैं, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पदार्थ पानी में जाने के बाद धन आयन और ऋण आयन में बट जाते हैं, यानी जो पदार्थ पानी में जाने के बाद आयनित हो जाते हैं, वो वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे NaCl, KCl, H2SO4, ठीक है, CH3, COONA, ठीक है, NH4Cl, ETC, ये सभी क्या हैं, सभी वैद्युत अपघट्य हैं। और इन सभी को जब आप पानी में डालेंगे, ये जाने के बाद धन आयन ऋण आयन में बढ़ जाएगा, कहाँ जाने के बाद, पानी में जाने के बाद, इसलिए इन सभी को वैद्युत अपघट्य कहेंगे। और जो पानी में जाने के बाद वैद्युत आयनों में नहीं बदलते हैं, धनावेश ऋणावेशों में नहीं बढ़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वैद्युत अनपघट्य। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास पानी है, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में हम क्या करते हैं, NaCl डाल देते हैं। ठीक है, ये पानी हो गया आपका, इसमें NaCl डाल दिए। ठीक, अब NaCl पानी में जाने के बाद क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कितना डालना है, 1 लीटर पानी में NaCl, मतलब NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्य है। जब 1 लीटर विलयन में इस NaCl को इतना मिलाएं, इतना घुलाएं कि पूरे विलयन की सांद्रता कितनी हो जाए, 1 मोलर हो जाए, 1 मोल प्रति लीटर हो जाए या 1 मोलर हो जाए, तब इस विलयन की चालकता को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। और अगर इसी NaCl यानी कि वैद्युत अपघट्य को डालने के बाद अगर इस विलयन की सांद्रता 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो गई या 1 नॉर्मल हो गई, मतलब NaCl घुलने के बाद अगर इस विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में 1 हो जाए या 1 नॉर्मल विलयन हो जाए, तब इसकी चालकता को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता। आइए इधर बताता हूं, देखिए मोलर चालकता को सबसे पहले किससे दिखाते हैं, ये देखिए मोलर चालकता को देखिए NCERT बुक में ऐसे दिखाया है, लैम्डा यम ऐसे। ठीक है,
मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ऐसे, तो आपको क्या लगेगा, ये लेमडा हो गया। क्या हो गया, लेमडा। और सही में लेमडा ही आपको समझना भी है। लेमडा यम, अगर लेमडा यन कर दें तो तुल्यांकी चालकता हो जाएगी। और लेमडा यम है तो यम मतलब हो गया मोलर चालकता। लेमडा मतलब होता है चालकता, ठीक है। लेमडा से चालकता को दिखाएंगे, और यहाँ पर चालकता को किससे दिखाएंगे, आप समझ रहे हैं, सी से दिखाएंगे और जी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और कप्पा से भी। याद रखिए यहाँ पे वो विशिष्ट चालकता थी और चालकता थी, यहाँ पर मोलर चालकता है जिसको हम लेमडा एम से दिखाएंगे, ठीक है। और ये लेमडा एम, इसकी परिभाषा जब आपको देना होगा तो आप कहेंगे वह विलयन जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल घुले हों। वह विलयन जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, या जिस विलयन की मोलरता 1 हो, उस विलयन की चालकता को ही मोलर चालकता कहते हैं। सीधे आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोलर विलयन की चालकता को हम उसकी मोलर चालकता कहते हैं। ये आप समझ सकते हैं, रट सकते हैं, बता सकते हैं। और ये मोलर चालकता का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलर चालकता निर्भर करती है किस पर, मोलरता पर, मतलब सांद्रता पर। मोलरता और नॉर्मलता दोनों ही क्या है, सांद्रता है। तो मोलर चालकता और नॉर्मलता क्या तुल्यांकी चालकता दोनों ही निर्भर करते हैं किस पे, कप्पा पर। दोनों ही निर्भर करेंगे किस पे, सांद्रता पर। अब देखिए ये आपका फार्मूला हो गया सांद्रता। ये सांद्रता नॉर्मलता में भी हो सकती है और मोलरता में भी हो सकती है। तो ये अगर लेमडा एम है, लेमडा एम मतलब मोलर चालकता, तो इसको हटाकर हम लोग एक नियतांक लगाएंगे कप्पा, ठीक है। कप्पा जैसा कि आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता, ठीक है। लेमडा एम बराबर कप्पा, और कप्पा और फिर चूंकि ये मोलर है तो ये सी मतलब सांद्रता, तो मोलरता मतलब यहाँ पे कप्पा हो जाएगा इसके जगह पे, और ये सांद्रता। लेकिन जब मोलर चालकता ले रहे हैं तो यहाँ पे सांद्रता की जगह पे मोलरता रखेंगे, यानी कि मोलरता के लिए क्या हो जाएगा, 1000/यम। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, मोलर चालकता के लिए हो जाएगा। अगर वही नॉर्मल चालकता रहेगी या तुल्यांकी चालकता रहेगी तो यहाँ पर लेमडा एन कर देंगे, ठीक है। स्मॉल एन भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, बराबर हो जाएगा के इंटू 1000/n। तो यहाँ पे आप नॉर्मलता का फार्मूला रख सकते हैं, यहाँ पे आप मोलरता का फार्मूला रख सकते हैं, जिससे और भी आगे बड़ा एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता दोनों समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद आशा करते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, नहीं तो फिर आने वाले वीडियो आपको नहीं मिलेगी। और बता दें कि इस तरह की सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आशा करता हूँ एक बार आप जरूर चेक करेंगे उसे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों वीडियो कुछ ही लोगों तक लिमिटेड रह जाती है, आगे नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए आपका एक थोड़ी सी मेहनत अगर करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत जगह तक पहुंच सकती है। तो आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आगे भी अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। आप खुश रहिए, बेस्ट रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।